hello and welcome you all to the EDIL classes. Let's start the today's lecture. आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप्स. क्या होते हैं, कितने तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, और समझेंगे क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट्स एंड मिड पॉइंट और कुछ उसके न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे. ये बड़ा जो है फियर टॉपिक रहता है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और रेयरली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेनली मिड टर्म्स वगैरह में ज़्यादा इनके फ्रेमिंग होती है क्वेश्चंस की, बिकॉज इट इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है. सपोज आप एक क्लास में गए, आपने हर एक बच्चे से उनकी हाइट पूछी. तो किसी ने बताया कि उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, किसी ने बताया उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, किसी ने बताया उनकी हाइट 159, 149, ऐसे आपको डेटा दे दिया. अभी जो डेटा आपको दिया है इससे कुछ पता तो चल नहीं रहा, बस आपको इतना पता है कि ये 10 बच्चों की हाइट है. तो इट्स जस्ट अ रॉ मटेरियल. क्या है ये? एक रॉ मटेरियल है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, राइट. लेकिन जब आप इसको ग्रुप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 150 सेंटीमीटर बोल रही हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि क्लास में कितने बच्चों की हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो मैं उस डेटा को ग्रुप करूँगी. क्या करूँगी? ग्रुप करूँगी इंटरवल्स. ग्रुप को ही हम लोग इंटरवल्स कह देते हैं. जैसे कि यहाँ पे इंटरवल हमने बनाया है 145 और 150. कितने बच्चों की हाइट 145 से लेके 150 तक के बीच में है, तो 2 बच्चों की है. 151 से लेके 155 4 बच्चों की है. ऐसे ही हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा को रखा इन द टेबुलर फॉर्म. तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, तो उसे ग्रुप डेटा बोल दिया. जबकि यहाँ में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ये एक अनग्रुप डेटा हो गया, है ना. अब बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे, या फिर मेरिट्स क्या होते हैं ग्रुप डेटा के ओवर द अनग्रुप डेटा. अगर हम अनग्रुप डेटा लें तो उससे क्या परेशानी है, वो भी तो डेटा ही है. देखिए, अगर आपके पास ग्रुप डेटा होता है तो जैसे कि लार्ज डेटा सेट्स हैं. अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 बच्चों के बारे में बात करा, है ना, लेकिन हमारी तो इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी है, 10 बच्चे कहाँ ही होंगे, है ना. तो यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर आपके पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आप जो है उनको बिना ग्रुपिंग के, बिना इंटरवल्स बनाए, बिना डेटा को एक तरह से ग्रुपिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसे एनालाइज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, राइट. तो इसीलिए हम ग्रुप करते हैं डेटा को कि लार्ज डेटा सेट्स को हम ईजियर फॉर्म्स में, सिंपलर ग्रुप इंटरवल्स में कर देते हैं ताकि हम उन्हें ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएँ. सेकंड आता है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रेंड्स चेक करें कि अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, हम लोग देखते हैं कट ऑफ्स, राइट. कट ऑफ्स देखते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज. तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम ट्रेंड्स फॉलो करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ग्रुपिंग करते हैं, है ना. किसी का एग्जैक्ट डेटा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो हम देखते हैं कि 141 मार्क्स पे पिछले साल कट ऑफ गई थी, उससे पिछले साल हमारी 150 पे गई थी. तो हम लोग एक ट्रेंड बना लेते हैं. इससे हमें आसानी रहती है कि 150 से 140 से लेके 150 का जो हमारा रेंज है वो एक अच्छा रेंज माना जा सकता है. 200 जो भी आपका एक्स एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ पाने के लिए, उसमें मार्क्स लाने के लिए, ताकि आप जो है एक सेफ स्कोर में रहें. तो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ट्रेंड्स को. फैसिलिटेट्स अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. मतलब कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइज डेटा है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, ग्रुप फॉर्म में है, तो आप बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे, अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाएंगे, राइट. प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. अब जो डेटा आपने कलेक्ट करा है उसको जो हम टेबुलर फॉर्म में, या फिर आगे हम देखेंगे कि कई फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफिकल फॉर्म में. तो जब हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके फीचर्स को स्टडी करते हैं, तब उस अरेंजमेंट को हम प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा कहते हैं. ठीक है, ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, इट जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं आपके लिए बता रही हूँ. अब हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं रॉ डेटा को. फॉर एग्जाम्पल हम लोग सीरियल ऑर्डर में डेटा को ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिक. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी क्लास में नाम
से हम लोग लिखते हैं। जैसे कि ए अल्फ़ाबेट वाले बच्चे जो होते हैं उनके नाम पहले आते हैं, फिर बी के आते हैं, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, है ना। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमारे नाम लिखे जाते हैं या फिर हमारा सीरियल नंबर में लिखे जाते हैं। सीरियल नंबर कैसे 1 2 3 4। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अब सपोज करो कि कहीं पे 1 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 7 है, तो ये तो सीरियल ऑर्डर नहीं है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सपोज करिए 1 को पहले लिख लिया, 3 को फिर लिख लिया, फिर 4 को लिख लिया, फिर 5 को लिख लिया, फिर 6 को लिख लिया, फिर 7 को लिख लिया। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आपने 7 को लिख लिया, फिर 6 को लिख लिया, फिर 5 को लिख लिया, फिर 3 को लिख लिया, फिर 1 को लिख लिया। तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग फॉर्म, तो हम लोग अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। तो जब भी हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उस रॉ डेटा को हम लोग एरे या फिर अरेंज्ड डेटा कह देते हैं। एरे या फिर अरेंज्ड डेटा कह देते हैं। इफ़ वी अरेंज द रॉ डेटा, जो आपके पास रॉ अनग्रुप डेटा है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा को अरे डेटा या फिर अरेंज्ड डेटा। ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने शॉपिंग भी करते समय आप लोगों ने फिल्टर्स लगाए होंगे कि लोएस्ट टू हाईएस्ट, राइट। लोएस्ट टू हाईएस्ट का क्या मतलब होता है कि आपके जो लो कॉस्ट वाले कपड़े होंगे पहले वो आएंगे, फिर जो बाद में महंगे वाले कपड़े हैं वो आते हैं। सो ये जो होता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग हाई टू लो भी होता है, लो टू हाई भी होता है। तो ये दोनों तरह के जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं वो एरे डेटा के ही होते हैं। ओके। अब यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनके नोट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप समझिए पहले कि होता क्या है, ठीक है, तभी अच्छे से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स की मेरे पास क्लास थी, मैंने एक 50 मार्क्स का टेस्ट कराया, ठीक है। अब मैंने एक तरफ से मार्किंग करी और मेरे पास एक रॉ डेटा आ गया 30 बच्चों का कि इनके इतने इतने नंबर आए हैं। मैंने उसे डेटा को टेबुलर फॉर्म में करा, लेकिन मुझे एक स्टिल पिक्चर अच्छे से देखने को नहीं मिल रही, तो मैं इस डेटा को क्या करूँगी, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में फिट करूँगी, जिससे मुझे क्या होगा, क्लियर व्यू होगा कि कितने बच्चों के हाई नंबर आए हैं और कितने बच्चों के लो नंबर आए, कितने बच्चों के मीडियम नंबर आए हैं। अब ये क्या हो गया हमारा हाई मीडियम लो, मतलब किसके हाईएस्ट हैं, किसके लोएस्ट हैं और किसके मीडियम या एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो ये जो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग हुआ इसे एरे डेटा बोलेंगे। और हम लोग अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा कर देते हैं, तो हमें बेटर एनालिसिस का फॉर्म देखने को मिलता है। ओके। अब लेकिन इन टेबुलर फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप में, मतलब जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा, इसको हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं, तो इसके संग भी कई प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ ज़्यादा ही है, फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑब्जर्विंग फॉर 50,000 पीपल, इवन फॉर द 1000 ऑल्सो, तो ये जो डेटा सेट्स है ये बहुत लार्ज हैं, है ना। अब इन्हें अरेंज और डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। आज की डेट में कंप्यूटर से तो सब आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सर्वे करके लाए हैं, सर्वे में तो आप पेन का ही यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है इतना बड़ा डेटा सेट है और मैनुअल फॉर्म में ज़्यादातर हमारे सर्वे रहते हैं, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लाना बड़ा ही टीडियस काम होता है, डिफ़िकल्ट काम होता है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम इसमें आती है ये आती है कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम तो बता सकती हूँ, लेकिन कितने नंबर ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम है ये नहीं बता सकती। कहना क्या चाहती हूँ मैं, सपोज करो मेरी अगर कोई क्लास है तो उसमें मुझे पता है कि हाईएस्ट जो है, अगर मेरा 200 नंबर का पेपर था तो 190 हाईएस्ट आए हैं, और लोएस्ट मुझे पता है कि मेरे कितने आए हैं, फॉर एग्जांपल 25 मार्क्स हमारे लोएस्ट आए हैं, ठीक है। अब मुझे ये मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि कितने बच्चों के हाईएस्ट आए हैं और कितने बच्चों के लोएस्ट आए हैं। तो मतलब सपोज करो 190 हाईएस्ट 3 बच्चों के आए हैं और लोवेस्ट जो है हमारे 5 बच्चों के आए हैं, तो जो नंबर है मुझे इससे वो पता नहीं चलेगा। अब इसके लिए क्या होगा, मुझे एक अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ टेबल बनानी पड़ेगी, और इस अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ टेबल को, जहाँ पे हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें ऐड करी हैं,
इस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर, जहाँ पे टैली, मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स आते हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म बोलते हैं। ओके, अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कुछ हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम इधर देख सकते हैं मार्क्स। तो ये मार्क्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मार्क्स आर द वेरिएट्स हियर। वेरिएट्स क्या होते हैं? ये जो होती है क्वांटिटी, ये डिफरेंट मेंबर्स के लिए डिफरेंट वैल्यू शो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, मार्क्स डिफरेंट होंगे। तो ये हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा। तो ये जो डिफरेंट वैल्यू दे रहा है हर एक बच्चे के लिए, तो ये जो मार्क्स हैं हमारे, ये हमारे वेरिएट्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर को एक्वायर करा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि 30 स्टूडेंट में से 8 मार्क्स जो होते हैं, जैसे कि इधर हम देख सकते हैं कि 8 मार्क्स एक बच्चे ने स्कोर करा है, 19 मार्क्स 4 बच्चों ने स्कोर करा है, 12 मार्क्स 4 बच्चों ने स्कोर करा है। अब मैं देख रही हूँ कि ये जो मार्क्स थे ये मेरे वेरिएट से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनों ने 19, 10 ये सारे नंबर स्कोर करे हैं, मुझे यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएट्स है। वेरिएट्स और फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ टाइम वो वेरिएट्स आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन अ गिवन डेटा, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाती है। मतलब मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ? मार्क्स ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो इसके मार्क्स की कितने टाइम्स आ रहे हैं, मतलब कितनी बार आ रहा है, तो उसे मैं बोलती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या होता है? मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, मेरे को कंडेंस करना है और मैं उनको कुछ क्लास ग्रुप्स के फॉर्म में कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्कूल में गई और वहाँ पे कई सारे बच्चे थे, लेकिन मैंने उन्हें कंडेंस कर दिया इनटू द डिफरेंट क्लास। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे 5th क्लास में हैं, कुछ बच्चे 6th क्लास में हैं, कुछ बच्चे 10th क्लास में हैं, कुछ बच्चे 9th क्लास में हैं और कुछ बच्चे 12th क्लास में हैं। तो यहाँ पे जो क्लास को मैंने ग्रुपिज्म कर दिया, ऑब्जर्वेशन को कंडेंस कर दिया, डेटा को इनटू द क्लास ग्रुप्स, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। और जब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, तो उन ग्रुप्स को हम डिफरेंट टर्म्स में क्लास या क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास या क्लास इंटरवल। आप देखोगे इसको कहीं कहीं पे क्लास साइज भी बोलते हैं। ठीक है, कितना क्लास साइज है ऐसे पूछते हैं, कितना क्लास साइज है, मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं गई किसी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल मैं 10th क्लास में गई हूँ और मैंने पूछा कि आपकी क्लास इंटरवल कितना है, क्लास साइज कितना है, या जनरली क्लास ही पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी फॉर एग्जाम्पल 30 स्टूडेंट्स हैं। मैं क्लास 12th में गई, वहाँ पे 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा डेटा है जहाँ पे मैं स्ट्रेंथ बता रही हूँ, क्लास साइज बता रही हूँ, क्लास इंटरवल बता रही हूँ, जब मैं ऑब्जर्वेशंस को कंडेंस कर देती हूँ इनटू द क्लास ग्रुप, तो उसको मैं क्लास इंटरवल या क्लास बोलती हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे समझना ना। अभी ऐसा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, ये सब ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी जब हमारे आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होने वाली होंगी तो हम लोगों के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट समझना आसान है। ठीक है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे यही चीज़ें जो छोटी छोटी हैं यही हमारी बिल्डअप होंगी, है ना। अब आता है क्लास ग्रुप्स। ठीक है, क्लास ग्रुप्स को हम दूसरे नाम से क्या बोल रहे थे? क्लास ग्रुप्स को हम बोल रहे थे क्लास इंटरवल्स, राइट, क्लास इंटरवल्स। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखी हमारे क्लास 1 to 10, ये फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है क्लास इंटरवल का, जिसमें कि मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बिटवीन 1 and 10, मतलब कितने मार्क्स मिले हैं, मिनिमम मार्क्स बिटवीन किन किन के बीच में, 1 to 10 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 and 10। ओके, 1 and 10 को इंक्लूड करा गया है, मतलब 1 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 1 से 10 मार्क्स के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 11 से 20 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो ऐसे ही मार्क्स का इंटरवल बनाया और देखा गया है कि कितने कितने बच्चे उसके अंदर हैं। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है कि एक पर्टिकुलर क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ क्लास, समझ रहे हो ना, मैं क्लास ये नहीं कह रही, क्लास मतलब मेरा ये है, इंटरवल्स को बोल रही हूँ।
ये मार्क्स के रिलेशन में बनाए हैं। तो जब भी मैं बोल रही हूँ एक पर्टिकुलर क्लास में, तो ऐसा मत समझना क्लास ही में स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, नहीं, क्लास में यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ इंटरवल को, ओके, इंटरवल्स को बोलना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारे मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 31 to 40, क्या होगा? 31 to 40 में कितना दे रखा है फ्रीक्वेंसी? 4, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, क्लास 11 to 20 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 11, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है? क्लास ग्रुप, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये जो क्लास ग्रुप होता है इसे एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसमें ये जो हम 1 to 10 देख रहे हैं, ठीक है, 1 to 10 देख रहे हैं, तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और इस वाले वैल्यू को हम अपर लिमिट कहते हैं। और हमेशा एक कन्वेंशनल बनाया गया है कि जो लोअर लिमिट होगा उसको हम लोग हमेशा हमारे लेफ्ट साइड लिखेंगे, और हमारा जो अपर लिमिट होगा इसको हम हमेशा राइट साइड लिखेंगे, ओके। तो इस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। याद रखना, उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि टैली मार्क्स था, ठीक है, यहाँ पे हमारे वेरिएट्स थे, यहाँ पे टैली मार्क्स था, और यहाँ पे हमारे लास्ट में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। वहां पे आपने देखा होगा कि डेटा को ग्रुपिंग नहीं करी गई थी, वहां पे सीधा सीधा 10, 12, 15, 14 ऐसे डेटा था, फिर टैली मार्क्स बनाए गए थे, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ फॉर्म्स बने हुए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई थी, राइट। वहां पे आपको कोई क्लास इंटरवल दिखे थे? नहीं दिखे थे, तो वो जस्ट एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन जब मैं इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप कर दूं, क्लासेस के फॉर्म में ला दूं, मतलब इंटरवल्स ला दूं, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया है कि 11 to 20, सॉरी 11 to 20 है इधर एग्जाम्पल में, 1 to 10, तो आप देख रहे हो इंटरवल्स बना दिए मैंने ग्रुपिंग कर दी। तो जब भी मैं ग्रुप वर्ड यूज कर रही हूँ, ग्रुप्ड यूज कर रही हूँ, तो हमेशा याद रखना ग्रुप वर्ड मीन्स क्लास इंटरवल्स आपको बनाने पड़ेंगे, एक मिनिमम होगा, एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, और इस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या कह रही हूँ? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है? सिंपल, नो क्लास इंटरवल, देन इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा, इट इज कॉल्ड द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी आर यूजिंग द क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है ना, यहाँ पे हम लोग क्लास साइज बनाते हैं, हम लोग अनग्रुप डेटा को कंडेंस फॉर्म में करके क्लास फॉर्म्स में ला देते हैं, ग्रुप्स में ला देते हैं।